नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। पहली जो न्यूज़ है वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन ने भारी भरकम 2.4 बिलियन यूरो का फाइन लगा दिया है गूगल के ऊपर में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इतना ज़्यादा फाइन क्यों लगाया गया गूगल के ऊपर में यूरोपियन यूनियन के द्वारा। गूगल एक सर्च इंजन है, हमें ये पता है। जो भी चीज़ हम गूगल में सर्च मारते हैं, गूगल हमारे सामने रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है। लेकिन गूगल ने क्या चालाकी करी, गूगल के अपने भी प्रोडक्ट्स हैं जो बेचता है, जैसे मोबाइल या फिर टैबलेट। गूगल ने ये चालाकी करी, इन्होंने अपने जो एल्गोरिथम्स हैं उसको इस तरह से बनाया, जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए अगर हम मोबाइल सर्च मार रहे हैं तो गूगल के प्रोडक्ट्स सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखेंगे, रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखेंगे, और जो कंपटीटर कंपनीज हैं जैसे सैमसंग या फिर दूसरी कंपनीज, उनके प्रोडक्ट्स बाद में दिखेंगे। ये यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन कमीशन के हिसाब से कंपटीशन के खिलाफ में है। इसी 7 साल तक गूगल के एल्गोरिथम की जांच की गई और इसी के परिणाम स्वरूप यूरोपियन यूनियन ने इतना ज़्यादा फाइन लगाया है गूगल के ऊपर में 2.4 बिलियन यूरो का। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। 1957 की बात है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने रूप लिया। 6 कंट्रीज ने मिलकर ये ईईसी बनाई थी, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1951 में मैनस्ट्रीट ट्रीटी हुई जिसने ईईसी को रिप्लेस कर दिया। फिर 1999 में एक कॉमन करेंसी अपनाई यूरोपियन यूनियन ने। हालांकि सभी मेंबर्स ने नहीं अपनाया कॉमन करेंसी को। 19 मेंबर्स ने यूरो को अपनाया, जो कि कॉमन करेंसी हुई यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद में आज बात करें तो 28 मेंबर्स हैं, लेकिन ब्रिटेन अलग हो रहा है, प्रोसेस अभी जारी है। तो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद में 27 मेंबर्स रह जाएंगे। शेंजन एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन में, जिसमें जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं विदाउट किसी सिटीजनशिप के, और बॉर्डर चेक्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। शेंजन जो सिटी है वो लग्जमबर्ग के अंदर में है। 2012 में यूरोपियन यूनियन को शांति के लिए पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। यूरोपियन यूनियन, अभी क्वेश्चन भी आया था 2017 में कि डिजिटल अलायंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ब्रिक्स था, यूरोपियन यूनियन था, एशियान था। तो यूरोपियन यूनियन उसका आंसर था। इन्होंने हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन किया था डिजिटल अलायंस का। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल से मिलकर बनी है। यूरोपियन काउंसिल के अंदर में सारे जो डिसीजंस है वो इसी काउंसिल में लिए जाते हैं, जिसका नाम है यूरोपियन काउंसिल। और सभी जो देशों के हेड्स हैं, 27 मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो यूरोपियन कमीशन है उसमें डिप्लोमेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, 28 मेंबर्स, जिसमें डे टू डे वर्किंग होती है। ये थोड़ा सा हमने यूरोपियन यूनियन के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये थोड़ी छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार पे वो कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे, कोई भी इंटरिम ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि ये जो इशू था काफ़ी सुर्खियों में था। काफ़ी सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी सारी वेलफेयर सर्विसेज के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो या फिर इवन टीबी के जो बेनिफिट्स उठाने हैं पेशेंट्स को उसकी भी बात हो। तो गवर्नमेंट लगातार आधार कार्ड को कंपलसरी बनाती जा रही है। तो ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप गवर्नमेंट को रोकिए, जिस प्रकार से हर तरह की वेलफेयर सर्विसेज के लिए सरकार आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है। लेकिन अब सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि किसी को भी आधार कार्ड ना होने के कारण में वेलफेयर सर्विसेज से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एश्योरेंस के बाद में अब कोई भी ऑर्डर देने से मना कर दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कंटेक्स्ट ये है, एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है इंदौर हॉस्पिटल्स में डेथ हुई है उसके संदर्भ में। थोड़ा सा जान लेते हैं प्रीलिम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो एनएचआरसी है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक एक्ट से इसे बनाया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है एनएचआरसी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये बॉडी आती है। कंपोजिशन की बात करें तो जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके अलावा 8 मेंबर्स और भी, जिसमें से 2 मेंबर्स या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। 2 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के बारे में, ताकि वो अपना पक्ष जाहिर कर सकें और ये बॉडी अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सकें। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं माइनॉरिटी कमीशन के, एससी कमीशन के, एसटी कमीशन के और वुमेन कमीशन के। इनके जो हेड्स होते हैं वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के। अब कुछ दूसरे चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अपॉइंट कौन करता है इनको। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो 6 मेंबर्स के द्वारा दी जाती है। 6 मेंबर्स मिलकर सिलेक्ट करते हैं, बाद में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो 6 सदस्य जो कमेटी होती है उसमें हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, याद रखिएगा, नोट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी।
तो ये 6 मेंबर्स कमेटी का याद रखिएगा, कौन कौन इनके मेंबर्स होते हैं कमेटी के, और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कितनी टर्म हो सकती है, 5 साल या फिर 70 साल, जोन सी भी जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी आ जाए। अब क्योंकि देखिए जो चेयरमैन होते हैं उनकी बात करें तो अब एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आ जाए कि जो NHRC है उसके चेयरमैन की टेन्योर कितना होता है, मान लीजिए ऑप्शन में हो 65 ईयर्स तक, तो अब देखिए इंटेलिजेंट गैस करके आप पता लगा सकते हो, क्योंकि अभी भी हमने डिस्कस किया जो एलिजिबिलिटी होती है चेयरमैन के लिए वो ये होती है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, जबकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर की जो एज है वो 65 ईयर्स ही है। तो किस प्रकार से, यानी रिटायर होने के बाद में ही तो ज्वाइन करेंगे जो NHRC के हेड के तौर पे, और फिर इस प्रकार से जो ये ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ चीजें हैं, तिकड़मबाजी करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फंक्शंस तो यही होते हैं कि इंक्वायरी करना ह्यूमन राइट्स के बारे में, प्रोसीडिंग और जेल्स में विजिट करना, कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और कहीं अगर मान लीजिए वुमेन्स के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, दलित्स के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, अवेयरनेस ये फैलाते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, NGOs के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्किंग्स सिविल कोर्ट की पावर्स इनके पास में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिविल मुकदमे ये चलाते हैं, जो पावर्स सिविल कोर्ट के पास में होती है उस पावर्स का ये यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी केस की जांच के लिए, मतलब किसी को समन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स बनवा सकते हैं, इनका अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ भी हो सकता है, या फिर ये दूसरी सर्विसेज को, सेंटर या फिर स्टेट की सर्विसेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई केस 1 साल पुराना हो गया है तो NHRC उस पर चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकता, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, समझ गए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर NHRC कांट इन्वेस्टिगेट दैट केस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं इनके पास में। देखिए रिकमेंडेटरी पावर होती हैं, ये कोई चीज़ पे अपने आप से एक्शन नहीं ले सकते, तो ये अपने आप एक क्रिटिसिज्म भी है कि इनके पास में सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स हैं। और आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं वहाँ भी इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड रोल है। वैसे इनके पास में सू मोटो पावर भी होती है, और एनुअल तौर पे ये अपनी रिपोर्ट्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को। अगली जो न्यूज़ है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये भी कोई खास न्यूज़ तो नहीं। देखिए पिछले दिनों एक इशू उठा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इसी साल क्या किया था, बजट को एडवांस कर दिया था, 1 फरवरी के आसपास बजट प्रेजेंट किया गया था। अब एक और जो खबर आई थी रिलेटेड वो ये आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो फाइनेंशियल ईयर है जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उसको प्रीपोन करके 1 जनवरी से स्टार्ट करना चाहती है। यानी जो हमारा अभी जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से अभी नया जो साल है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको सेम कर दिया जाए, 1 जनवरी ही नया साल हो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से और 1 जनवरी ही नया फाइनेंशियल ईयर हो। तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम तो तैयार हैं, हम अपना बजट नवंबर दिसंबर में पेश कर देंगे, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम 1 जनवरी से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करें तो हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड देखिए पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी करार दिया था। लिविंग एंटिटी मतलब वो केस लड़ सकती हैं, बाकायदा नोडल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की थी उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी तरफ से कोई भी अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर आता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने चैलेंज किया है हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में कि किस प्रकार से आप नदियों को लिविंग एंटिटी का दर्जा दे सकते हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चीज़ को लेकर, अब उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है। ये कोई खास न्यूज़ नहीं है। GST को इंप्लीमेंट करने के लिए एक वार रूम बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, जिसमें पढ़े लिखे नवयुवक जिनको वो जो टैक्स सेवी हैं जिनको जानकारी है पूरी GST के बारे में, उनके वो हेल्पलाइन पे बात करेंगे और जिस भी जनता में से किसी को भी अगर समस्या है तो इस नंबर पर फ़ोन मिलाएंगे तो युवा आंसर्स देंगे जो कि टैक्स सेवी भी है और उनको GST की जानकारी भी है। इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, कई बार एथिक्स की केस स्टडी में काम आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, 10-20 सेकंड लगते हैं हमको। नीदरलैंड ने हमारी उस मांग का समर्थन किया है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट स्थान मिलना चाहिए और NSG न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है उसकी मेंबरशिप भी हमने मिलनी चाहिए। तो नीदरलैंड ने दोनों सदस्यता का समर्थन किया है। NSG का अगर हमें मेंबर बनाते हैं तो काफ़ी फायदा हमें होगा, न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो आसानी से मिल जाएगा, एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। चाइना बाधा अटका रहा है अभी भी, क्योंकि देखिए कंसेंसस कोई भी डिसीजन होगा तो कंसेंसस से होगा, सर्वसहमति से होगा। अगर एक मेंबर्स भी अगर अपनी सहमति नहीं देता है तो हम मेंबर नहीं बन सकते NSG के, जबकि चाइना जो है वो बार बार बाधा अटका रहा है। ये लोकेशन देख लीजिए नीदरलैंड की, यहाँ पे लोकेशन है, ये बेल्जियम है, फ्रांस, जर्मनी, ऊपर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। चलिए आगे चलते हैं। कोलंबिया से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कोलंबिया में एक
जैसे हमारे इंडिया में नक्सलवाद है, वैसे ही वहाँ पे एक रिबल संगठन था जिसका नाम था FARC। FARC 1950 के बाद में वहाँ पे नक्सली यानी इंसर्जेंसी फैला रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पिछले 3-4 सालों में इन्होंने कोशिश करी, एक पहल करी कि FARC का कुछ सॉल्यूशन निकल के आए, वो अपने हथियार गिरा के मेन स्ट्रीम में शामिल हों। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सेंटोस, उन्होंने पहले एक एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन बाद में अगर रेफरेंडम करवाया गया जनता से, तो जनता ने रेफरेंडम में इनकार कर दिया और कहा कि FARC है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का हनन किया है और काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया है जनता पे, इनको जस्टिस मिलना चाहिए, कानून को इनको सज़ा देनी चाहिए और इनके साथ में सरकार समझौता नहीं कर सकती। इसलिए जनता ने उस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया था। तो काफ़ी क्राइसिस पैदा हो गए थे उसके बाद में, और फिर से एग्रीमेंट नेगोशिएट किया गया FARC के तहत में, और आखिरकार इन्होंने अपने हथियार अब गिरा दिए, डिसआर्मामेंट कंप्लीट हो गया है, ये मेन स्ट्रीम में अब शामिल हो गए हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है कोलंबिया के सेंटोस, उनको शांति के लिए पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार, कि उन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए शांति स्थापित करने के लिए कोलंबिया में। कोलंबिया की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे है कोलंबिया, यहाँ पे वेनेजुला, साउथ अमेरिका का देश है, इक्वाडोर, नीचे ये सारे जो देश हैं, ब्राज़ील। असम स्टेट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट, इंडिया ने साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ में $35 मिलियन का। इसमें क्या करेगा, असम सरकार के अंदर जो भी एक ट्रांसपेरेंट बजट के जो एग्जीक्यूशन है या फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक इसके लिए $35 मिलियन लोन देगा। बेनिफिट क्या होगा, जनता को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, सरकार को बेनिफिट्स होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सर्विस डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट्स हैं उसका जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ेगा। डिजिटल MSME स्कीम, यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME ने क्या किया, नेशनल अवार्ड्स फॉर MSME 2015 प्रदान किए। किस किस ने ये अवार्ड्स लिए, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है डिजिटल MSME स्कीम, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये जो स्कीम है वो रिवॉल्व कर रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के आसपास। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई कंप्यूटिंग करनी है, लेकिन मैं इंटरनेट की सहायता से मैं वो कंप्यूटिंग खुद नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए कोई और कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन करके दे रहा है। अब ब्राउज़र का एग्जांपल ले लीजिए आप, जो क्रोम ब्राउज़र है, अगर ब्राउज़र ना हो तो मुझे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा इंटरनेट चलाने के लिए, सीधा कुछ और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं पर्टिकुलर जो IP है वो डालूं और बाकी चीज़ें जो मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन ब्राउज़र ने काम काफ़ी आसान बना दिया है, IP की जगह नाम टाइप करता हूं किसी वेबसाइट का, नाम आ जाता है, ब्राउज़र मुझे उस साइट का डेटा प्रेजेंट करके रख देता है मेरे सामने। तो ब्राउज़र एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग के, चाहे आप ये मान लीजिए जो पेपर है वो मान लीजिए ऑनलाइन आप लॉगिन करते हो, पेपर देते हो, अब क्या कर रहा है, आप किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। अदरवाइज आपको पेन या पेपर की सहायता से, पेपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी सहायता से आपको पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, कोई और आपकी कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही होता है कि शेयर्ड कैलकुलेशंस आप करते हो, नहीं तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग ना हो तो आपको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता पड़ेगी, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से आपको सॉफ्टवेयर नहीं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन जो हार्डवेयर है वो भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान बना देता है। तो MSME जो ये स्कीम है उसी का फ़ायदा उठाएंगे, और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से काफ़ी अपना पैसा बचाएंगे, सॉफ्टवेयर्स के जो इनको जरूरत पड़ती है उसको बचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे अपने मिनिस्ट्री के कार्यों में। अगला E-ऑफिस है। E-ऑफिस तो कुछ खास नहीं, ये तो पेपरलेस स्कीम है काइंड ऑफ। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि ऑफिस के अंदर में कम से कम पेपर इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हों उनको यूज़ में लाएं, जो ऑफिस डिजिटल फॉर्म में। समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, पहली कैबिनेट कौन से स्टेट ने अभी इस्टाब्लिश करी थी? पहली कैबिनेट कौन से देश में अभी इस्टाब्लिश हुई थी? क्रूज टूरिज्म कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। क्रूज़ नाम से ही पता है, जो समुद्र के अंदर में जो क्रूज़ जाते हैं वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है सरकार, काफ़ी लग्जरी लाइफ होती है, और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग अब क्रूज़ टूरिज़्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ नाम याद रखिएगा, क्रूज़ टूरिज़्म है क्या। कहीं हम वहाँ पे जाके पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि वास्तव में क्या ये क्रूज़ मिसाइल से रिलेटेड है कि मिसाइल का कोई एग्जीबिशन होता है। नहीं, ये क्रूज़ वही क्रूज़ है जो एक प्रकार से समुद्र में हम घूमने जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। ये देख लीजिए, द हिंदू के यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने जाना, इंटरिम ऑर्डर्स आधार पे अभी स्टे लगाने से मना कर दिया है, NHRC के बारे में जाना,
और आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम नया फाइनेंशियल ईयर अपनाने को तैयार हैं। उत्तराखंड ने चैलेंज दिया है हाईकोर्ट के ऑर्डर को। वार रूम स्टैब्लिश किया गया है जीएसटी के लिए। नीदरलैंड ने हमारी मांग का समर्थन किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर भी और एनएसजी में मेंबरशिप को लेकर भी। कोलंबिया का जो संगठन था, रिबल संगठन FARC, वहाँ उनका डिसआर्मामेंट पूरा हो गया, उन्होंने हथियार गिरा दिए हैं। शिक्षा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया, शिक्षा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया, पहले न्यूज़ सोचा था डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी लेकिन बता देता हूँ यहीं पे। शिक्षा फाइनेंशियल सर्विस इंडिया क्या है? देखिए, जो ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पैसा देते हैं शिक्षा फाइनेंशियल सर्विस इंडिया उन ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर उन एनजीओ को जो एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहते हैं। तो 100 करोड़ का इन्होंने फंड दिया। बस आप ये याद रखिएगा, शिक्षा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया है क्या? क्या गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन है या फिर क्या है ये? पीआईबी की बात करें तो आज पीआईबी में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से असम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में। वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे अपने बजट जो रेगुलेशंस है उनके अंदर में। उसके बाद में हमने डिजिटल MSME स्कीम के बारे में जाना, ई-ऑफिस स्कीम के बारे में जाना और क्रूज टूरिज्म के बारे में जाना। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।